चलो समझते हैं। हम लोग का केमिस्ट्री का 3 गो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये चौथा चैप्टर है हम लोग का। और चौथा चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है? कार्बन एवं उसके। लाइक ये भी चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे बना है। यहाँ पे ध्यान देना कि नाम क्या लिखा हुआ है? कार्बन। कार्बन हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? जैसे कि एक बात बताना, सबको पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितना है वायुमंडल में? 78% है ना? और कार्बन की मात्रा कितना है वायुमंडल में? 0.03% है। अब यहाँ पे सोचो कि कार्बन चैप्टर का नाम है। कार्बन जो कि हमारे यहाँ कितना परसेंट वायुमंडल में? 0.003%। नाइट्रोजन 78%। ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन। तो भाई इसके बारे में क्यों नहीं चैप्टर दिया? सोचने वाली थोड़ा सा बात है कि ये 78% अकेले है। अब ये इतना 0.003%, तो इसका मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आखिर चैप्टर बनाया क्यों नहीं? अलग से नाइट्रोजन का चैप्टर बनाना चाहिए था। तो इससे यही पता चलता है कि कार्बन हमारे ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ होगा। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ अभी के टाइम में पहन रहे हैं या कुछ भी चीज़ खा रहे हैं ना, या और भी चीज़ है, कहीं ना कहीं उसमें कार्बन की मात्रा होता है। कार्बन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं। इसके वजह से स्पेशल चैप्टर कौन सा है? कार्बन है, ना कि नाइट्रोजन के बारे में दिया है। मतलब कि कार्बन हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग इसका कार्बन की लैटिन भाषा की बात करें, देखो कार्बन हालांकि एक लैटिन भाषा है। लैटिन लैटिन एक लैंग्वेज होता है, लैटिन भाषा है। लैटिन जिसका मतलब होता है कार्बो। कार्बो कार्बो कार्बो। और कार्बो का मतलब होता है कोयला। कोयला कोयला होता है। अब देखो ये एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भैया एक कार्बन एक कैसा लैंग्वेज है, तो लैटिन भाषा, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। हालांकि जो कार्बन है वो लैटिन भाषा का शब्द है, हमारे भाषा का शब्द नहीं है। जिसका मतलब कार्बो होता है, इसका मतलब कार्बो का मतलब होता है कोयला। कोयला। तो क्या हम लोग सिर्फ कोयला के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में? नहीं। इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक कौन बता सकता है? कार्बन का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है सी। सी होता है ना? सी से कार्बन होता है ना? अब बताओ इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 6। और परमाणु भार कितना होता है? 4। अरे गधो 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। नहीं, सब में नहीं। सब में इसका डबल नहीं होता है। सोडियम का कितना होता है? 11। सोडियम का कितना होता है? परमाणु संख्या। भार कितना होना चाहिए था? 22 होना चाहिए था। होता कितना है? 23 होता है। तो सबका, इसका मतलब ये नहीं कि इसका डबल होता है, कहीं कहीं चेंज हो जाता है। जैसे जिंक का कितना होता है? जिंक का कितना होता है परमाणु संख्या? कौन बता सकता है? गधा जिंक को भी नहीं याद है तुम लोग को। जिंक को 30 होता है परमाणु संख्या। परमाणु भार कितना होता है? 65। अब बताया था ना कि मतलब जो भारी चीज होता है हमेशा ऊपर की ओर रहता है। ऊपर की ओर रहता है। तो परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, प्रतीक क्या होता है? सी होता है। और इसका जो संयोजकता होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। संयोजकता सब बता देंगे। संयोजकता कितना होता है? अभी मान लो फिलहाल याद रखो कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। अभी बस इतना याद रखो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। वायुमंडल में तो बता दिए। हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितना है? वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.00
0.003% है। अब भूपर्पट्टी पे कितना है? भूपर्पट्टी पे, भूपर्पट्टी का मतलब होता है हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे हैं, यानी कि बोल सकते हैं पृथ्वी पे, यानी कि ये तो था वायुमंडल में कार्बन की मात्रा, लेकिन हमारे भूपर्पट्टी में, भू यानी कि धरती पे, यानी कि धरती पर कितना है? 0.02% होता है, 0.02% होता है। और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितना है? 0.03%। क्यों याद रखना, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर से आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सहसंयोजी अबंध। ये होता क्या है? सहसंयोजी अबंध क्या होता है? या एक और आता है दूसरा, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, ये दोनों होता क्या है? दोनों अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे पूछता है इस क्वेश्चन को कि सहसंयोजी अबंध या आयनिक यौगिक में क्या अंतर है, मतलब कि इस टाइप से कि सहसंयोजी अबंध तथा आयनिक यौगिक में क्या अंतर है, तो इस चीज को समझना है। तो हम लोग इसको साझेदारी के रूप में समझते हैं, साझेदारी के रूप में। साझेदारी क्या होता है पता है? जब हम सोडियम और क्लोरीन को जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए थे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आगे पीछे होता है ना, सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को देता है, और क्लोरीन क्या करता है? सोडियम से लेता है। तो हम लोग उसी चीज को हम लोग बोलते हैं साझेदारी, जो कि आता है सहसंयोजी अबंध में है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग। जैसे हम बताए थे, अब यहाँ पे ध्यान देना कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो एक बात बताओ, इसको हम लोग किस फॉर्मूले में लिखेंगे? 2 8 कितना? 2 8 8 2 10 और 1, इस टाइप से लिखेंगे ना, जो कि प्रॉपर कितना करना होता है? 2 8 8 पूरा करना होता है, लेकिन इसका पूरा हो कितना रहा है? 2 8 1 हो रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इसका कितना बनेगा? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझो, ये मान लो ये परमाणु है, ठीक है, ऐसे समझना ये परमाणु है, ठीक है। नियम कहता है कि देखो, यह है पहली कक्षा, ठीक है, यह है दूसरी कक्षा, ठीक है, यह है तीसरी कक्षा, ठीक है, ये चौथी कक्षा, मान लो ऐसे और भी आगे। पता है ना कि इस पाथ पे क्या चलते रहता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस पे गोले गोले इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। अब हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये जो पहली कक्षा है, ये इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चलता है। देखो सिंपल सा कहना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग का कहना था कि भैया जो परमाणु की जो पहली कक्षा जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होना चाहिए। दूसरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तीसरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। चौथी कक्षा में कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। इस टाइप से मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग का कहना था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लेके चलते हैं कि 2 8 8 में हम लोग का काम चल जाता है। 2 8 8 देखो 2 8 8 में 2 8 8 हम 3 ही बताए ना कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? पहली बार भोजन यानी कि सुबह सुबह भोजन कितने रोटी? दोपहरिया में, शाम में 8। ये चाहिए। कम मिलेगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा तो अब उसको पूरा करना होगा, चाहे तुम घटा के करो चाहे तुम बढ़ा के करो। तो वही था कि पहले इलेक्ट्रॉन, पहली पाथ में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे में 8 और तीसरे में भी
8 होना चाहिए, जो कि हम लोग का इतना से काम चल जाता है 2 8 8 से। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, जो कि कितना बनेगा 2 8 7। अब यहाँ पे देखो इसको कितना घट रहा है, 7 घट रहा है, इसको कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। जाहिर सी बात है इन लोग एक दूसरे से साझेदारी करेगा ना, हाँ मान लो वही साझेदारी करेगा किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। हो सकता है या तो क्लोरीन सोडियम को दे दे या फिर सोडियम क्लोरीन को दे दे। तो हम लोग एक सिंपल सा फंडा अपनाते हैं अपनी जिंदगी में कि जिसको कम घटता है ना हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, राइट। ऐसा होता ना है। जैसे सिंपल देखो ना यार, तुम दुकान में गया दाल खरीदने, ठीक है, इन लोग दूगो, हे भगवान कहा हो रहा है वो पार हो जा रहा है क्या ससुराई से ना। देखो मान लो ये 2 इंसान, ना सिंपल समझो, ये 2 इंसान गया दुकान पे दाल खरीदने, क्या खरीदने, दाल खरीदने। अब दोनों को दाल खरीदना था, दोनों को दाल खरीदना है। और दाल कोई भी दाल, मान लो मसूर, राहर, खजूरी, मसूरी की दाल, राहर के दाल। खैर ताकत तो चना के दाल में ही है, क्या चना के दाल, इसीलिए चना का दाल। देखो ऐसे ताकत तो मसूर के दाल में भी है, लेकिन जो चना के दाल में जो शक्ति है ना वो मत पूछो। चना के दाल खाओ और टाइट रखो इसको, ठीक है। तो दोनों को दाल, जो दोनों दाल खरीद भी लिया। अब ये है मान लो छटकू और ये है मोटकू, ये हो गया छटकू और ये हो गया मोटकू, छोटकू और मोटकू। अब छोटकू को घट रहा है 1 रुपया, मोटकू घट रहा है 7 रुपया। मतलब कि छोटकू है सोडियम, सॉरी छोटकू है क्लोरीन और मोटकू है सोडियम। छोटकू को घट रहा है 1 रुपया और मोटकू घट रहा है 7 रुपया। तो अब जाहिर से यहाँ पे दिमाग लगाओ कि कौन किसको पूरा करेगा। जिसको कम घट रहा है उसी को पूरा किया जाएगा। भाई तो तुम्हारा कम घट रहा है, तुम पूरा कर लो, हम बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन, सोडियम को तो 7 रुपया घट रहा था, इसको 1 रुपया घट रहा था। तो सोडियम बोलेगा भाई ले क्लोरीन, तू ले ले 1 रुपया, तू 1 रुपया ले ले। तो अब ये 1 रुपया ले लिया तो भैया अब इसका कितना हो गया, पूरा 2 8 8, इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका कितना हो गया 2 8, 0 नहीं लिखते, 2 8 बस। अब अगला संख्या कहाँ गया भैया, 1 जो था दे दिया किसको, क्लोरीन को दे दिया। अब यहां पे है कि सोडियम ने दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस में हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। और क्लोरीन पे, सॉरी ये प्लस चार्ज, सोडियम पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। जो देता है वो प्लस चार्ज, जो लेता है वो माइनस चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम दे दिया, लेकिन क्लोरीन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मिल गया। इसलिए क्लोरीन पे जो लेता है वो माइनस में होता है, जो देता है वो प्लस में होता है। तो सोडियम का भी इधर हो गया 2 8 कंप्लीट, इधर 2 8 8 कंप्लीट। या तो 2 8 चाहिए चलेगा, बीच में खपतवार नहीं चाहिए। खपतवार का मतलब बीच में अगर अगला आ रहा है तो उसमें आधा अधूरा नहीं चाहिए, पूरा 8 चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। ये साझेदारी हो रहा है हम लोग। इसी प्रक्रिया को हम लोग सहसंयोजी बंध बोलते हैं और आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब समस्या आ रहा है कि देखो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है, जहां पे भी एक या एक से। और थोड़ा सा और बता दें कि देखो इसमें ये जो एक परमाणु के नाभि है, बीच में है नाभिक, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज
नहीं होता, ये सादा रहता है, सादा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहता है? ये चक्कर लगाते रहता है। ये गतिशील होता है, रुकता नहीं है, ये गतिशील होता है, चलते रहता है, घूमते रहता है, इन लोग को एनर्जी देते रहता है। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ। ये भाई काहे हमको मुँह आ रहा है इसे हो है? कौन सा सोडियम को तो हो गया 2 8 हो गया पूरा। हाँ 17 पूरा हो गया था भैया। पूरा वैसे नहीं करना होता है, देखो ये तो 17 हो गया, ठीक है। तो हम लोग कहना है कि पहले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 8। लेकिन जब ये 17 होता है तो उस तरीका से हम लोग लिख रहे थे, तो लास्ट कक्ष में कितना जा रहा था? 7 ही जा रहा था। तो उसको एक, उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। बंद हो गया क्या? लाइट ऑफ हो गया? चल रहा ना? तो यहां तो कुछ समझ में आ गया? यहां तो कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत है तो बताओ। अब आगे देखना, ससनुजी अबंध किसे कहते हैं? अब यहां पे सिंपल है, ससनुजी अबंध किसे कहते हैं? ससनुजी अबंध किसे कहते हैं? देखो यहां पे ध्यान देना, सिंपल बता रहे हैं। जब चलो थोड़ा सा देख लो बोर्ड पे। देखो जब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक युग्मों की साझेदारी को, युग्मों की साझेदारी को ससंयोजी आबंध कहते हैं। ये समझाने का मेरा मोटिव इसलिए था कि इसी से जुड़ा हुआ है दोनों, ससंयोजी आबंध और आयनिक यौगिक। बस दोनों में अंतर पता क्या है? ससंयोजी आबंध क्या कहता है कि जब एक या एक से अधिक युग्मों की साझेदारी को, इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मों की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, है? जब एक या एक से अधिक युग्मों की साझेदारी के द्वारा बने आबंध को, ससंयोजी आबंध कहते हैं। ससंयोजी आबंध कहते हैं सिंपल, कि जब एक या, देखो ससंयोजी आबंध जब एक या एक से अधिक युग्मों की साझेदारी को के द्वारा, साझेदारी के द्वारा बने आबंध को ससंयोजी आबंध कहते हैं। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इसे हम लोग ससंयोजी कहते हैं। तो आयनिक यौगिक फिर किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक। तो ध्यान देना, जब धातु से अधातु में साझेदारी होता है ना, यहां था, यहां धातु अधातु का मैटर नहीं था, जहां पे यानी कि आयनिक यौगिक, हम लोग इसको लिख ही देते हैं। देखो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को
या बोल सकते स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। सिंपल, समझ में कितने, देखो डिफिनेशन दोनों आसान है देखा जाए तो। ससंयोजी आबंध का मतलब क्या होता है कि भैया जब एक या एक से अधिक युग्मों की साझेदारी, या आप बोल सकते हो जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी को हम लोग क्या कहते हैं, ससंयोजी आबंध कहते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक क्या कहता है कि जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक तो यार दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कागज देना ना। हाँ तो नोट्स में है ना, नोट्स यूज करो ब्रो, नोट्स यूज करो। गधू 10th क्लास में आ गए, बचवलीन ऐसे बोर्ड पे उतारते रहेगा तो तुमको पढ़ाते पढ़ाते बिहाने हो जाएगा। चलो आगे ध्यान दो। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आयनिक यौगिक तथा ससंयोजी आबंध में अंतर बताएं। आयनिक यौगिक तथा ससंयोजी आबंध में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन पूछता है। और तुम लोग को हम एक उपाय बताएं कि कभी भी अगर अंतर बताना हो तो ये वाला फॉर्मेट अपनाना। एक साइड कर देना आयनिक यौगिक, अब एक साइड कर देना ससंयोजी आबंध, ऐसे अंतर बताना। अब एक एक करके बताना। तो हम दोनों को, सब पॉइंट को हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो आयनिक यौगिक का पहला पॉइंट बता रहे हैं, बोर्ड पे लिख नहीं रहे, पहला पॉइंट बता रहे हैं, नोट्स को सामने रखना, समझ में आ जाएगा कि जो आयनिक यौगिक जो होता है ना, वो बिलियन में विद्युत का चालन करता है। जब ये बिलियन के फॉर्मेट में होता है, जब ये आयनिक यौगिक ये जब गलित अवस्था में होता है, मतलब कि बिलियन के रूप में हो रहता है, तो इस समय ये विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। विद्युत का चालन करता है आयनिक यौगिक। अब इसका अपोजिट वाला ससंयोजी आबंध, अधिकांश यौगिक क्या होता है, जो ससंयोजी आबंध होता है वो विद्युत का चालन नहीं करते, और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन करता है जब ये विलयन अवस्था में होता है, जब ये गलित अवस्था में होता है। लेकिन ससंयोजी आबंध क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट आयनिक यौगिक का, किसका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है उच्च होता है। जो गलनांक होता है, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। हम बताए थे ना गलनांक और क्वथनांक क्या होता है।
जिस डिग्री पे क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू होता है, हम लोग उसको गलनांक बिंदु कहते हैं। और जिस पे पानी वाष्प में बदलना शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो जो आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, बहुत ही उच्च होता है। लेकिन आयनिक जो ये सहसंयोजी बंध होता है, इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। मतलब कि होता है लेकिन आयनिक यौगिक के तुलना में कम होता है। अभी जो लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। यौगिक गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक यौगिक में हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग लेते हैं नमक को। हम लोग लेते हैं नमक को, क्या होता है इसका, NaCl। अब नमक कितने डिग्री सेल्सियस पे गलना शुरू होता है, तो भैया 1074 डिग्री। सोचो इसको कितना टेम्परेचर चाहिए कि तब जाके ये गलना शुरू होगा। अब इसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 1686 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब होता है जब वो वाष्प बनना शुरू होता है, और गलनांक का मतलब होता है जैसे कि मान लो बर्फ है, कोई तुमसे पूछेगा बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, मतलब कि बर्फ है कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी बनना शुरू होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, जब बर्फ, जब पानी आ गया, तो अब वो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनना शुरू होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो नहीं 100 डिग्री प्लस, प्लस क्यों, माइनस में कहता बर्फ। तुम जितना माइनस में जाओ उतना बर्फ उतना ठंडा, जितना प्लस में जाओ उतना वो हवा में उड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य के पास इतना गर्मी है कोई जा नहीं सकता, जल के पहले ही राख हो जाएगा। हम लोग के यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस जब गर्मी आता है तो हम लोग घर छोड़ के भागने लगते हैं, पंखा भी काम नहीं करता, पंखा भी गर्म हवा देता है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे सोचो सूर्य के पास कितना गर्मी होगा धुआं की पता भी नहीं चलेगा। मतलब ऐसे मान लो सूर्य के पास जा रहा है, जाते जाते कहाँ जाएगा इंसान पता नहीं चलेगा, कब वो जल के राख होकर कब उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इतना टेम्परेचर हाई होगा। तो चलो, तो नमक का गलनांक बिंदु कितना होता है, 1074 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु कितना होता है, बोलना है, तू लोग पे देख नहीं रहा तो इसका लगा चुप रहना है, बोलने से आएगा। चलो आगे देखो, चूना। चूना, चूना का क्या होता है, CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 2850 डिग्री से। सोचो ससुराल, तो और इसको टेम्परेचर चाहिए। अब क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 3120 डिग्री सेल्सियस। सोच लो हमारे घर में करंट आता है 420 डिग्री सेल्सियस, आता है ना, कितना भयानक लाइन मारता है। सॉरी 220 आता है, हमारे घर में कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है। 415 पगलाए लो कहा गदा, पोलिया पे लिखने से तुम्हारे घर में पहुंच गया, मेन तार में है, तुम्हारे घर तक आते आते कितना वोल्ट हो जाता है, 220 वोल्ट हो जाता है। हाँ, गनवा नहीं है सलमान खरोला, नहीं सुने हो, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। चलो छोड़ो, चूना का गलनांक बिंदु कितना होता है, 2850 क्या डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 3120 डिग्री सेल्सियस। ये था किसका भाग, ये था आयनिक यौगिक का। ये वाला जो दोनों था ये आयनिक यौगिक का भाग है, लेकिन सहसंयोजी में भी आता है। देखो सहसंयोजी में बात कर रहे हैं, ये वाला को याद रखना, ये आयनिक यौगिक का भाग है, आयनिक यौगिक, समझ में आया। अब आते हैं थोड़ा सा सहसंयोजी पे, सहसंयोजी अबंध। सहसंयोजी
आबंध, तो बड़ी भयानक लिखा रहा यार। ससनुजी आबंध पहला। सेम वही कंडीशन रखना है, कैसा? यौगिक, गलनांक, क्वथनांक लिखना ही पड़ेगा है। यौगिक, हाँ, गलनांक बोलो। पहला पॉइंट मतलब, हाँ, अंतर बताए जो कि और पहले भी बताया ना कि आयनिक यौगिक विलयन अवस्था में क्या करता है? विद्युत का चालन करता है, जो कि ससनुजा बंध नहीं करता है। आयनिक यौगिक का गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु उच्च होता है, जबकि आयनिक जबकि ससनुजा बंध का नहीं होता है। फिर ये वाला एग्जांपल बताए थे हम कि नमक का गलनांक बिंदु इतना होता है, क्वथनांक इतना होता है, चूना का इतना होता है, क्वथनांक इतना होता है। ये था आयनिक यौगिक का भाग। अब बताते हैं ससनुज वाला बंध, ससनुजा बंध वाला। जैसे हम लोग लेते हैं मीथेन को, यानी कि हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं CH4, CH4। अब CH4 का मतलब होता है मीथेन। मीथेन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 90। क्या है वहां पे कुछ लिखा हुआ है 90 K। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो K का मतलब क्या होता है पता है? K का क्या होता है? हैं? इससे पहले वाला हो गया था ना? हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे K का मतलब क्या होता है? कोई बोल रहा है पोटेशियम, सही है। कोई बोलेगा कैल्विन, सही है। K का मतलब एक और होता है 1000। तुम्हारा YouTube पे व्यू चल गया 1K, इसका मतलब कि 1000। 2% है ना, तभी ना वार्निंग दे रहा है। आयो दादा 2% है। थोड़ी इसको फटाक से बता देते हैं, बंद होगा तो। देखो K का मतलब कैल्विन, तो CH4 का यानी कि मीथेन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 90 कैल्विन। इसका मतलब कम होता है, जो कि हम लोग परिभाषा में समझे थे कि इसके तुलना में ये वाला क्या होता है? गलनांक बिंदु कम होता है। और क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 11 K। कितना होता है? 11 K। अब एक और चीज है, वो है एथेनॉल।